खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने का आग्रह किया था, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है। देवभूमि में हमने इस बार शीतकालीन यात्रा शुरू की है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया कि वो किसी दिन शीतकालीन यात्रा में प्रवास करें। बता दें कि सीएम धामी ने 6 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। शीतकालीन यात्रा के लिए भी क्या कुछ रहा सर? जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड में उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। शीतकालीन यात्रा के लिए भी क्या कुछ रहा सर? जी, मैं तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां राजभवन में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों पर चर्चा की। बता दें कि उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, जिसमें देश भर की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। तो कल ही दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को राष्ट्रीय खेलों का आमंत्रण दिया। तो राज्यपाल ने कहा कि ये उत्तराखंड में पहली बार होगा जब यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। राज्यपाल ने इसे सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय बताया। वहीं ऊर्जा क्रांति की तैयारी में धामी सरकार है। 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता साफ किया गया है। 14 प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं और बाकी 14 पर काम जारी है। तो सोलर थर्मल पावर पर भी फोकस सरकार कर रही है। ऊर्जा क्रांति की तैयारी में धामी सरकार नजर आ रही है, जहां 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता साफ किया गया है। 14 प्रोजेक्ट्स आवंटित कर दिए गए हैं, बाकी 14 पर काम जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में जितनी हमको हाइड्रो प्रोजेक्ट की जितनी संभावनाएं हैं और जितनी ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से, जितने भी विभाग इस क्षेत्र में आते हैं उन सभी से मैंने लगातार हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जो हमारे प्रस्तावित हैं उनको स्वीकृति देने का अनुरोध किया था और अभी हमको स्वीकृतियां मिली भी हैं, क्योंकि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उसके अतिरिक्त अन्य स्वीकृतियां भी अभी पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी मिलेंगी। जो मिली हैं उससे निश्चित रूप से हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा प्रदेश का संकल्प लेकर हमारा ये नया प्रदेश बना था। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम कार्यक्रम में 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप शामिल है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके बाद सीएम धामी विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम धामी का यह दौरा खेल और शिक्षा के विकास के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बात करेंगे रुड़की की, तो नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। इस बीच पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद के गांव के लोगों ने उनके परिवार पर रास्ता हथियाने का आरोप लगा दिया है। लोगों का कहना है कि विधायक के भाई और भतीजों ने सरकारी रास्ते को जेसीबी से बंद करवा दिया और अब रास्ते की जगह पर फसल उगा दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने चुनावी माहौल के दौरान विधायक फुरकान अहमद का भारी विरोध करते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उनका कहना है कि उनकी पत्नी रामपुर नगर पंचायत सीट से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, जिनका वो खुले तौर पर विरोध करेंगे। साथ ही अगर विधायक फुरकान अहमद इस रास्ते को कब्जा मुक्त नहीं करते हैं तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे।
मेरा नाम अब्दुल वदूद है सर। और मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये जो है हमारा जो रोड है, हमारे रामपुर से ही 17.5 गट्ठे चौड़ा रोड आया था और वह यहीं इस नदी वाले रास्ते पे मिल रहा था, वहां से ऐसे घूम के। फिर उसके बाद चकबंदी फुरकान विधायक जी का यहाँ पे 6 बीघे बहन था और उसने चकबंदी में 6 बीघे का उसने जो है तो 12 बीघे से ऊपर अपना ये कर लिया और जो 17.5 गट्ठे चौड़ा रास्ता था वो पूरा खत्म कर दिया। गाँव से लेके यहाँ तक वो भूरे के जो बारात घर है वहां से खत्म कर दिया, भूरे के बारात घर पे। और एक रास्ता इस यहाँ से लेके तो उत्तराखंड में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। एक और जहां बीजेपी और कांग्रेस लगातार नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टियां जीत का दावा भी कर रही है। एक और बीजेपी का कहना है कि हमें सरकार के काम के अनुमान और अनुसार जीत मिल रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने पिछले सालों में जो काम किया है उसके आधार पर उन्हें प्रचंड जीत हासिल होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। लगातार देखने को मिल रहा है कि पार्टियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यों को लेकर कहती हुई नजर आ रही है कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं उन्हीं के मद्देनजर अब जनता भारी बहुमत से उन्हें जीत दिला कर रहेगी। तो लगातार दोनों ही पार्टियां चुनाव के मद्देनजर पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो निकाय चुनाव में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही कांटे का मुकाबला है और इसी को लेकर दोनों ही पार्टियां अपने अपने चुनावी दावे करती हुई नजर आ रही हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दम भरती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस का कहना है कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस पर जनता भरोसा करेगी और जीत कांग्रेस की होगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कामों का हवाला देती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं और उन कामों के बल पर ही इस बार जनता उन्हें विजयी बनाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कड़ी टक्कर देते हुए एक दूसरे को नज़र आ रहे हैं और उसी को लेकर तमाम तैयारियां भी राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है। आम आदमी लगातार जनता के बीच जाया जा रहा है, आम जनमानस के बीच जाकर राजनीतिक दल एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उधर काशीपुर नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि काशीपुर की जनता धर्म और जाति की राजनीति से ऊब चुकी है। इस बार चुनाव का फैसला विकास के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि काशीपुर की गंदगी साफ करना, जलभराव की समस्या से निजात दिलाना और 2% दाखिल खारिज की प्रक्रिया को खत्म करना उनका मुख्य एजेंडा है। तो संदीप सहगल ने दावा किया है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है और बीजेपी के खोखले वादों को दरकिनार करने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता काशीपुर को स्वच्छ और विकसित नगर बनाना है। वहीं सहगल के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। काशीपुर की सम्मानित जनता समझ चुकी है। काशीपुर नगर निगम का चुनाव इस बार जाति पर नहीं होगा, धर्म पर नहीं होगा। काशीपुर का निगम का चुनाव इस बार विकास पर होगा। काशीपुर का चुनाव इस बार गंदगी को दूर करने पर होगा। काशीपुर का चुनाव इस बार 2% दाखिल खारिज कम करने पर होगा। काशीपुर का चुनाव हाउस टैक्स में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए होगा। काशीपुर का चुनाव जल भराव के लिए, जल भराव को दूर करने के लिए, सीवर बनाने के लिए, गंदगी दूर करने के लिए चुनाव होगा। इस बार काशीपुर की जनता बदलाव का मन बना चुकी। काशीपुर देहरादून में सामाजिक सरोकारों को समर्पित जौनसार बावर की पहली फिल्म मेरे गांव की बाट लगातार 5 हफ्तों से सेंट्रियो मॉल में हाउसफुल चल रही है। इस उपलब्धि पर पद्मश्री बसंती बिष्ट ने फिल्म अभिनेता
अभिनव चौहान को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पद्मश्री बसंती बिष्ट ने कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा के इतिहास में ये कीर्तिमान पहली बार स्थापित हुआ है जब कोई फिल्म लगातार 5 हफ्तों तक हाउसफुल चल रही है। उन्होंने कहा कि जौनसार बावर की सामाजिक मान्यताओं पर आधारित ये फिल्म न केवल एक चलचित्र है बल्कि इस फिल्म के जरिए लोक संस्कृति का नव जागरण हो रहा है। ये फिल्म हरिद्वार, मसूरी और हिमाचल में भी प्रदर्शित हुई है। तो सुपरहिट फिल्म मेरे गांव की बाट बन गई है। लगातार 5 हफ्तों से ये फिल्म हाउसफुल जा रही है और ये किसी भी फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। श्री बसंती बिष्ट ने अभिनेता को सम्मानित भी इस मौके पर किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक फिल्म 5 हफ्तों तक लगातार हाउसफुल बनी हुई है, यानी कि लोग इसे कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ये इसके हाउसफुल होने से ही जाहिर होता है। उधर चीन में पाए गए नए वायरस HMPV को लेकर उत्तराखंड सरकार सक्रिय दिखाई दे रही है। वायरस को लेकर उत्तराखंड चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक सुनीता टम्टा का कहना है कि ये फ्लू वायरस जैसा ही वायरस है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी सावधानियां बढ़ानी चाहिए। अगर किसी को फ्लू जैसे लक्षण हैं तो आपको थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए और छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आजकल आपको पता ही है ये मौसम भी ठंड का है और जैसे कि श्वसन तंत्र वाली बीमारियां हैं इस सीजन में ज़्यादा ही होती हैं। और ये जो वायरस जो अभी हम सुन रहे हैं इसको ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस बोलते हैं और ये जैसे फ्लू वायरस है उसी टाइप का वायरस है और 3 से 5 दिन तक में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम उसका होगा और उसके बाद अगर मान लिया जैसे हमारे हाई रिस्क वाले केसेस होते हैं, स्पेशली जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं या हमारे इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए थोड़ा ये सावधानी बरतने का इसमें एहतियात करें वो इन दिनों, क्योंकि उनमें ये न्यूमोनाइटिस भी कर सकता है अगर हम प्रिकॉशन न लें तो इसीलिए मेरे सभी से सलाह रहेगी आम जनमानस से कि ये घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अपना जो है वो सावधानी बरतें। अगर किसी को फ्लू लाइक लक्षण हो तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें और छींकते समय या खांसते समय आप हैंकरचीफ या अपना टिश्यू पेपर वो इस्तेमाल करें और साथ ही जो है। उधर हरिद्वार में वैश्य समाज के महिला विंग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई और गढ़वाली नृत्य की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। आयोजन में हर वर्ग की महिलाओं ने सांस्कृतिक नृत्य में प्रतिभाग किया। वहीं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रस्तुति ने समा बांधा। प्रस्तुति में नाट्य कार्यक्रम के प्रारूप में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गीत गोविंद बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदू, अग्रवाल समाज और वैश्य समाज की जो अन्य शाखाएं हैं सब मिलकर के ये उत्सव के रूप में ये कार्यक्रम बना रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा समाज सेवा के पर करता रहता है। कई बार उत्सव के कार्यक्रम करते हैं, नए जागरण, कुछ नई चर्चा और नए सामाजिक कार्यक्रम का संकल्प लेते हैं। यही हमारा आज के कार्यक्रम का। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला न्यायाधीश के निर्देश पर चलाया जा रहा है। यह साइबर सुरक्षा अभियान अगले 3 दिनों तक शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में आयोजित किया जाएगा। तो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम पर जागरूकता को लेकर यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद है कि लोगों में साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता बढ़े और उसी के लिहाज से अभियान के लिए जिला जज ने निर्देशित किया, जिसके बाद अब इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। देखिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय जिला न्यायाधीश देहरादून के दिशा निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा आज
से लिए साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जा रही है। ये अभियान 6, 7 और 8 जनवरी को देहरादून जिले के ग्रामीण इलाकों में, दूरस्थ इलाकों में, शहरी इलाकों में, हर जगह पर चलेगा। और इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून और हमारे जितने भी पराविधिक कार्यकर्ता गण हैं, ये साइबर अपराध के बारे में और डिजिटल अरेस्ट और जितनी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी आजकल हो रही है, इसके संबंध में जनता को जागरूक करेंगे। और नुक्कड़ नाटक, टॉक शो, रेडियो शो, सबके माध्यम से हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो अगले 3 दिन तक ये अभियान हमारा चलेगा। तो बात करें देहरादून की, तो मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय, आपको बता दें, योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों को राशन के साथ सरसों का तेल देने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बता दें कि बैठक विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में आयोजित की गई थी। तो जिला पूर्ति अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देती हुई भी रेखा आर्य नजर आई। इसके साथ ही हमारा जो रागी का क्रय है वो 2024-25 में जिसका लक्ष्य था 5000 मीट्रिक टन, वो अभी हमारे पास में जो क्रय हुआ है वो लगभग 3138.825 मीट्रिक टन का हमारा क्रय हुआ है, जो कि पहले की तुलना में यह क्रय जो है वो बढ़ा है। इसके अलावा हमारे जो सस्ता गल्ला हमारी जो दुकान है, जिसको मैंने पूर्व में निर्देश दिए थे कि इनमें महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था अथवा उनको वरीयता जो है वो प्रस्ताव विभाग तैयार करे, जिसको लेकर आज समीक्षा की गई है। विभाग ने अपनी ओर से उधर पौड़ी शहर में अपने समर्थकों के साथ लोगों से मिलने पहुंचे 2 प्रतिद्वंदियों का आमना सामना हो गया। इस दौरान दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे मिलकर शहर को आपसी सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी ने जहां लोगों से मुलाकात की, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका पंत थपलियाल ने भी व्यापारियों साथ ही आम जनता से खुद के समर्थन के लिए अपील भी की। तो कैंपेनिंग के दौरान शहर के एक स्थान पर जब दोनों प्रत्याशियों का आमना सामना हुआ तो दोनों प्रत्याशियों ने आपस में बातचीत भी की और अपना विक्ट्री साइन भी दिखाया। तो हम यहाँ पर खड़े हैं लक्ष्मी नारायण भगवान के स्थान पे। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। और हाँ, जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है तो सभी प्रत्याशियों ने भ्रमण करना है, प्रचार प्रसार करना है, अपने अपने स्तर से प्रचार करना है। और जहाँ मैं अपनी बात करूँ, अपने संगठन की बात करूँ, हम सब लोग अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं। और मैं आज से नहीं, मैं तो लगभग 20 सालों से जनता के बीच बराबर जा रही हूँ। ये समझो मेरा प्रचार है। और ये चेहरा जो आज पौड़ी की जनता इस चेहरे को सम्मान दे रही है, पहचान रही है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो मेरा इतने सालों का कार्यकाल रहा है तो उससे जनता मुझे पहचान रही है और बड़ा सम्मान मिल रहा है मुझे। और मैं भगवान यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि हमें जीत हासिल करने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे अभी बोला कि जब भी हमारे कोई सम्मानित, हमारे कोई बड़े हमारे बीच में आते हैं तो वो ऑब्वियसली हम लोगों का एक फर्ज बनता है। हमारे जो संस्कार है, हमारे जो घर में हमें सिखाया है, वो यही दिखाया है कि हमसे बड़ा कोई भी मिले तो उसका सम्मान करना चाहिए और उसको इज्जत देनी चाहिए। प्रचार प्रसार की बात रही तो हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक युवा होने के नाते। और अभी मैं कहीं गई थी तो वहाँ से मुझे एक बात आई कि हम तो वोट उसको, वो मुझे नहीं पहचानी, उन्होंने बोला हम तो वोट प्रियंका थपलियाल को देंगे जो सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है। तो मुझे लगता है कि शायद सबसे कम उम्र होना मेरे लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है। कहीं ना कहीं कोई लोग ये बोलते हैं बहुत छोटी है, ये कैसे करेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बोलूँगी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और चुनाव में हम लोग जैसे कर रहे हैं वो बहुत अलग तरीके से चल रहा है हम लोगों को और सब लोग बहुत जोश के साथ कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।